हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एकेएस लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बैंक्रप्सी लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रार्थना पत्र न देने का प्रभाव संबंधी प्रावधान प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 43(1), ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 49। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि आपकी बैंक्रप्सी लॉ की अच्छे से तैयारी हो गई है तो आप हमें इसका उत्तर बता सकते हैं आसानी से। अगर नहीं हुई है तो आप हमारे जितने भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहें, और भी आगे हम अपलोड करेंगे उनका भी आप अच्छे से रिवीजन करते रहें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रार्थना पत्र न देने का प्रभाव संबंधी प्रावधान प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन हमने आपको बता दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 43(1) के अंतर्गत उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2(1)(a) के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 2(1)(b) के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 2(1)(c) के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 2(1)(d) के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। जिला न्यायालय की परिभाषा बताइए किस में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2(1)(b) के अंतर्गत जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 93। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2(1)(c) के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 2(1)(b) के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 2(1)(a) के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 2(1)(f) के अंतर्गत। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रतिभूत ऋणदाता की डेफिनेशन किस में दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2(1)(c) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। यद्यपि प्रांतीय दिवाला अधिनियम में दिवालिया शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में दिवालिया की परिभाषा दी गई है? बताइए। ऑप्शन ए धारा 2(6) में, ऑप्शन बी धारा 2(7) में, ऑप्शन सी धारा 2(8) में, ऑप्शन डी धारा 2(9) में। तो किस में परिभाषित किया गया है? माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में दिवालिया की डेफिनेशन दी गई है बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 2(8) में दिवालिया की परिभाषा दी गई है। किसके अंतर्गत? माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। जिला न्यायालय से तात्पर्य प्रेसिडेंसी नगरों की तत्समय स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र में स्थित मूल अधिकारता वाले मुख्य सिविल न्यायालय से है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में यह परिभाषा दी है? ऑप्शन ए धारा 2(1)(a) में, ऑप्शन बी धारा 2(1)(c) में, ऑप्शन सी धारा 2(1)(d) में, ऑप्शन डी धारा 2(1)(b) में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 2(1)(b) में। क्वेश्चन नंबर 96। दिवाला प्रक्रिया में ऋण एवं बाध्यताएं होती हैं। ऑप्शन ए सिद्ध करने योग्य, ऑप्शन बी सिद्ध न करने योग्य, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिवाला प्रक्रिया में ऋण एवं बाध्यताएं होती हैं, कौन कौन सी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी सिद्ध करने योग्य भी और सिद्ध न करने योग्य भी यो ऋण एवं बाध्यताएं होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा भविष्य में देय ऋण के संबंध में उपबंध करती है? ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 48, ऑप्शन डी धारा 49। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भविष्य में ऋण देय के संबंध में उपबंध करती है कौन सी धारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 45। क्वेश्चन नंबर 98, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 46 यानी 46 उपबंधित करती है? ऑप्शन ए प्रतिभूति की वसूली, ऑप्शन बी पारस्परिक व्यवहार एवं प्रतिसाधन, ऑप्शन सी उन्मुक्ति के आदेश का प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए धारा 46 किसका उपबंध करती है? हमने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पारस्परिक व्यवहार एवं प्रतिसाधन। क्वेश्चन नंबर 99, जहां सुरक्षित ऋणदाता अपनी प्रतिभूति वसूल कर लेता है तो वह वसूली की गई है असली रकम को घटाने के पश्चात स्वयं को देय शेष धन सिद्ध कर सकता है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 45 में, ऑप्शन बी धारा 46 में, ऑप्शन सी धारा 47(1) में, ऑप्शन डी धारा 48 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 47(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा शोध क्षमता की संविदाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 48। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा शोध क्षमता की संविदाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु प्रावधान करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धारा 48। क्वेश्चन नंबर 101, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा के अनुसार ऋण के अंतर्गत निर्णीत ऋण आता है? ऑप्शन ए धारा 21(a) में, ऑप्शन बी धारा 21(b) में, ऑप्शन सी धारा 21(c) में, ऑप्शन डी धारा 21(d) में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए किस धारा के अंतर्गत निर्णीत ऋण आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 21(a) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक देनदार यानी डेबिटर दिवाला याचिका प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ये क्वेश्चन आपका पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो डेबिटर है, देनदार है, याचिका प्रस्तुत कर सकता है किस धारा के अंतर्गत? कंडीशन दी गई है उनके अंतर्गत वो याचिका दायर कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धारा 10 के अंतर्गत देनदार दिवाला याचिका प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, दिवाला याचिका वापस ली जा सकती है? ऑप्शन ए दायर करने के बाद किसी भी वक्त, ऑप्शन बी न्यायालय की सहमति से, ऑप्शन सी वापस नहीं ली जा सकती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दिवाला याचिका वापस ली जा सकती है, कब ली जा सकती है? हमने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यायालय की सहमति से याचिका वापस ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 104, न्यायालय किस धारा के अंतर्गत देनदार के कब्जे या नियंत्रण में पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से की वास्तविक जब्ती द्वारा कुर्की का आदेश देती है? ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 21(2), ऑप्शन डी धारा 22। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यायालय किस धारा के अंतर्गत देनदार के कब्जे या नियंत्रण में पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से की वास्तविक जब्ती द्वारा कुर्की का आदेश देती है, किस धारा के अंतर्गत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 21(2) के अंतर्गत आदेश देती है।
क्वेश्चन नंबर 105, सुरक्षित लेनदार का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो धारण करता है, ऑप्शन ए एक बंधक, ऑप्शन बी देनदार की संपत्ति पर देनदार से उसके ऋण की सुरक्षा के रूप में प्रभार, ऑप्शन सी देनदार की संपत्ति पर देनदार से उसके ऋण की सुरक्षा के रूप में ग्रहणाधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पारस्परिक व्यवहार और समायोजन के प्रावधान दिए गए हैं, ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 46, ऑप्शन डी धारा 47। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पारस्परिक व्यवहार और समायोजन के प्रावधान दिए गए हैं किस धारा के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 46 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 107, अधिनियम की कौन सी धारा दिवाला कार्रवाई के दौरान किसी ऋण या राशि पर ब्याज से संबंधित है, ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 48। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान किसी ऋण या राशि पर ब्याज से संबंधित है कौन सी धारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 48। क्वेश्चन नंबर 108, जब ऋण पर ब्याज की दर की सहमति या आरक्षित न हो तो लेनदार आवेदन कर सकता है, ऑप्शन ए 6% की ब्याज दर, ऑप्शन बी 6% की ब्याज दर, ऑप्शन सी 9% की ब्याज दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब ऋण पर ब्याज की दर की सहमति या आरक्षित न हो तो लेनदार जो है वो आवेदन कर सकता है। ऑप्शन हमने आपको बता दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपको 6% की ब्याज दर, और ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 6% तक की ब्याज दर, ऑप्शन सी कह रहा है 9% की ब्याज दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6% की ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 109, अधिनिर्णय के आदेश का प्रकाशन अधिनियम की किस धारा के अनुसार आवश्यक है, ऑप्शन ए धारा 28, ऑप्शन बी धारा 29, ऑप्शन सी धारा 30, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार एक आधिकारिक रिसीवर नियुक्त कर सकती है, ऑप्शन ए धारा 57, ऑप्शन बी धारा 58, ऑप्शन सी धारा 59, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार एक आधिकारिक रिसीवर की नियुक्त कर सकती है। ऑप्शन हमने आपको बता दिए, उन ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। धारा 57, धारा 58, धारा 59 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 57 के अंतर्गत राज्य सरकार एक आधिकारिक रिसीवर नियुक्त कर सकती है। ओके, तो इस तरीके से हमने बैंक्रप्सी लॉ के टोटल 110 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इससे पहले कि हमने जितने पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आपके जितने भी सिलेबस हैं वो सब पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उनका आप अच्छे से रिवीजन करते रहें जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।